आरुष, क्या है ये? 10 दिन हो गए तुम्हें घर आए हुए, ना कहीं निकलते हो ना किसी से बातें करते हो क्या गया है तुम्हें? और ये लाइट्स क्यों नहीं ऑन की है? मम्मी आरुष को छिड़कती हुई बोली और कमरे की बत्तियां जला दी। ओ गॉड, लुक एट यू, ये क्या हुलिया बना रखा है? शेव भी नहीं किया, देखो तो। इट्स ओके आरुष, इधर मेरी तरफ देखो। मम्मी ने उसे डांटा तो नहीं, पर उनकी आवाज़ में वही हिटलर जैसा अंदाज था। आरुष ने मुश्किल से अपनी माँ से नजरें मिलाई। 1 घंटे में तैयार हो जाओ, शाम को हमें पार्टी में जाना है। पार्टी? मैं कब से पार्टीज में जाने लगा? वो तो आप और डैड। आरुष ने मरी आवाज़ में बोलना शुरू किया। आरुष, वहाँ मिसेस सेठ और उनकी फैमिली भी आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी बेटी सानिया से मिलो। आई थिंक वो तुम्हारी क्लास फेलो भी है, राइट? शी इज़ अ नाइस गर्ल, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। मम्मी आरुष के बगल में बैठती हुई बोली। मम्मा, कई बार तो मिल चुका हूँ मैं उससे कॉलेज की कैंटीन में, क्लासेस में भी मिल लेता अगर वो कभी लेक्चर अटेंड करती। अब उससे अलग से मिलने के लिए पार्टी में जाना ज़रूरी है क्या? बोरिंग। आप और डैड नो। आरुष खींचते हुए बोल ही रहा था जब उसकी मम्मी झटके से खड़ी हो गई और उसे घूर कर देखा। आरुष सकपका के चुप हो गया। मैं चाहती हूँ तुम आज पार्टी में उससे मिलो। अरे ये सब भी क्या अब मैं तुम्हें बताऊँ? शी इज़ परफेक्ट, परफेक्ट फॉर दादू। आरुष सुखद आश्चर्य से बोला और अपनी माँ के पीछे देखा जहाँ दादू खड़े थे। वो जब से घर लौटा था उन्हें बहुत मिस कर रहा था, जो अपनी बेटी यानी आरुष की बुआ के घर गए थे। वो दादू दादू आप आ गए। आगे उससे बोला नहीं गया और वो झपट कर उठा और जाकर कस के उनसे लिपट गया। आरुष, वो उसकी पीठ सहलाते और सब थपथपाते हुए दादू बोले। ये क्या हुलिया बना रखा है? उन्होंने आरुष को कंधे से पकड़कर जरा पीछे किया और उसे गौर से देखा। वो एक झोल झाल सी टी शर्ट और पजामे में था। बिखरे बाल और दाढ़ी भी नहीं बनी हुई थी। जितना खूबसूरत और कमसीन सा नौजवान वो था, उसे देखते हुए तो उसके ऐसे हुलिये की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखिए ना पापा जी, जब से भैया के यहाँ से लौटा है बस ऐसे ही हैं। और प्लीज़ अब तो पीछा छोड़ो इनका। मम्मी ने उसके हाथ से गगन लहरी का नॉवेल एक और पागल लेकर बिस्तर पर फेंक दिया। आराम से मम्मा, पुरानी बुक है। आरुष तुम। अरे बेटा आप जाओ, मैं आरुष को रेडी करवा के नीचे लेकर आता हूँ, पार्टी में तो अभी समय है। दादू मुस्कुराते हुए मम्मी से बोले तो मम्मी चली गई। आरुष, इधर मेरी तरफ देखो, दादू गंभीरता से बोले। आरुष न जाने क्यों उनसे नजरें मिलाने से कतरा रहा था। कुछ देर पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त और हमदर्द दादू को देखकर वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि दादू भी उसे अकेला छोड़ दे तो ही बेहतर है। आरुष ने अब झिझकते हुए पलके झपकाते हुए उन बूढ़ी आंखों में देखा और दादू सब समझ गए। कुछ देर बाद पूरी तरह से चमकता दमकता एक काले सूट में सजा धजा आरुष उदासी से हॉल में एक सोफे पर बैठा अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहा था। वो दोनों यानी कि आज की पार्टी का एक और परफेक्ट कपल। कमरे से दोनों के बहस करने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। मुद्दा शायद पापा की टाई थी जो मम्मी को जम नहीं रही थी। खैर कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आए। ओह माय गॉड, ये हैंडसम कौन है ये? मम्मी आरुष को देखती हुई ड्रामेटिक अंदाज में बोली और पापा जबरन हंसे। मम्मी यार प्लीज, आरुष धीरे से बोला जब मम्मी उसकी टाई ठीक करने लगी। देखना संजय, आज पार्टी में सब आरुष को ही देखेंगे, मेरा बच्चा। वो उसके गाल पर चिकोटी काटती हुई बनावटी हंसी के साथ बोली। सीधे मेरा गला ही क्यों नहीं कस देती इस टाई से? आरुष मन ही मन कुढ़ रहा था जब उसकी मम्मी उसकी टाई ठीक कर रही थी। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? एक आवाज आई और सबने मुड़कर देखा। सीढ़ी पर बड़े ही स्टाइल में दादू खड़े थे। उन्होंने गहरे भूरे रंग का सूट, मैचिंग टाई और चमचमाते जूते पहन रखे थे। रंगे हुए बाल और सबसे चमकदार थी उनके चेहरे पर वो जिंदा दिली से भरी हुई मुस्कुराहट। आरुष का दिल खुशी से भर गया। उस बोरिंग पार्टी में अगर दादू भी साथ होंगे तो वो कुछ तो एंजॉय कर पाएगा। उसके लिए बड़े ही राहत की बात थी ये। वो और बात थी कि आरुष के मम्मी पापा का मूड खराब हो गया था। मम्मी ने घूर कर पापा को देखा। तुमने बताया नहीं कि ये भी साथ में चल रहे हैं? वो दांत पीसती हुई बहुत धीमे स्वर में बोली। अरे मुझे भी कहाँ पता था यार, अब चल रहे हैं तो चल रहे हैं, वैसे भी पूरी फैमिली को इनविटेशन है। पापा भी झल्ला कर बोले। वो अभी भी दादू को घूर रहे थे जो उनको पिता लगने की जगह उनके बड़े भाई लग रहे थे और उनसे कहीं ज्यादा जच रहे थे।
ओके, पर अगर पिछली बार की तरह मिसेस निगम को छेड़ा इन्होंने तो ओ प्लीज़ पापा ऐसा कुछ नहीं करते। हर बार वो बुढ़िया ही घेर के खड़ी हो जाती है उनको। मैं भी किससे बहस। अरे अब चलो भी। वो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा और चमक दमक वाली पार्टी थी। वो एक बहुत ही बड़ा और भव्य होटल का हॉल था। रंगे पुते लोगों का शोर था और साथ ही एक बड़े ऑर्केस्ट्रा बैंड ग्रुप की बजाई हुई आधुनिक संगीत लहरियां भी गूंज रही थी। जितनी भीड़ पार्टी की थी वैसे ही होटल के कर्मचारियों की भी थी, जो पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। आरुष, मम्मी ने आवाज़ लगाई और आरुष ने ऐसे मुंह बनाया जैसे दांत के नीचे कंकड़ पड़ गया हो। कहा था ना मैंने, कहाँ भटक रहे हो अकेले? वो धीमे स्वर में गुर्राती हुई बोली, फिर चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाती हुई पलटी। सानिया, आरुष को तो तुम जानती ही हो। उनके हटते ही आरुष को सानिया नजर आई जो उनके पीछे थी। आरुष को देखकर उसने एक हाथ हिलाया, एक भौं चढ़ाई और नाप के 2 सेंटीमीटर मुस्कुराई। प्लास्टिक की मुस्कुराहट महज 4-5 सेकंड में बुझ गई। हे, वो एक मॉकटेल का ग्लास अपने हाथों में झुलाती हुई बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं दिख रही? गर्लफ्रेंड? आरुष सकपकाया। वो क्या नाम है उसका? स्नेहा, राइट? हाँ, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस मेरे ग्रुप में काम करती है। आरुष चिढ़कर बोला। वो सारी एक ही क्लास के थे और वो यूं दिखा रही थी जैसे स्नेहा का नाम याद करके उसने उसके कुल खानदान पर कभी ना खत्म होने वाला कोई एहसान कर दिया हो। फिर वो थोड़ा पीछे हटी जैसे खुद को अच्छी तरह दिखा रही हो। फिर एक सवालिया नज़र आरुष पर डाली। कुछ देर बाद आरुष को याद आया कि उसने अब तक उसकी ड्रेस या फिर हेयर स्टाइल या फिर किसी भी और तीसरी चौथी पांचवी चीज़ की तारीफ नहीं की थी। पूरी खूबसूरती की तारीफ करने का दौर अब लग चुका था। अब तारीफ भी ऐसे ही टुकड़ों में की जाती थी। सानिया के पूरे हुलिये में ऐसा बहुत कुछ था जो उसे बुरी तरह खटक रहा था। उसका रंग बिरंगा मेकअप, छोटे कपड़े, मानो बचपन की फ्रॉक पहनकर चली आई हो पार्टी में। आंखों पर बैंगनी भूरी पेंसिल की लाइनें खिंची हुई थी और ना चाहते हुए भी आरुष को फिर से याद आ गई वो काले मोटे काजल से भरी आंखें। काजल के साथ और भी बहुत कुछ था उन आंखों में जो आजकल देखने को नहीं मिलता। वो धीमी धीमी हवाओं में उड़ता हुआ दुपट्टा, मासूम सी मुस्कुराहट। आरुष एक बार फिर से उदास हो गया और उतरे चेहरे के साथ फर्श को घूरने लगा। अभी कहाँ होगी वो? क्या अपनी खिड़की पर? आरुष, सानिया थोड़ी चिढ़ के बोली। हाँ, ओ सॉरी, यू आर लुकिंग। और एक पल में ये हो गया। आरुष बोल ही रहा था जब उसे लगा जैसे पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया हो। बस सानिया पर ही कहीं से रोशनी पड़ रही हो और आरुष ने देखा कि उसके ठीक पीछे अंधेरे में कोई था। उससे बिल्कुल लग कर कोई खड़ा था। उसने अपने स्लेटी रंग के दोनों हाथ सानिया के कंधे पर रख दिए और अचानक कहीं से चिट्टाक की तेज आवाज़ आई और सानिया के पीछे जो कोई भी था उसकी गर्दन टूटकर उसके कंधे पर झूलने लगी। अचानक सानिया के सर के पीछे से वो दिखने लगी, वो जिसे आरुष अच्छी तरह पहचानता था। सानिया! चीखते हुए आरुष ने उसे परे खींचा। आरुष, पागल हो गया हो क्या? सानिया ने जोर से उसे छिड़का और आरुष को जैसे होश आया उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ तो सामान्य था। पार्टी वैसे ही अपने चरम पर थी। बस आसपास खड़े लोग उसे घूरने लगे थे। मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी, सानिया चिढ़ती हुई बोली और एक पेपर नैपकिन से अपने कपड़ों को रगड़ रही थी। जब आरुष ने उसे खींचा तो उसके हाथ की मॉकटेल उसके कपड़ों पर गिर गई थी। पर आरुष बेचैनी से हर तरफ देख रहा था और अभी अभी जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। साइको, सानिया खींचकर बोली और पैर पटकती चली गई वहां से। वो उस प्रेत के यूं दिखने से खासा परेशान हुआ था, पर सानिया से छुटकारा पाकर थोड़ी राहत में भी दिख रहा था। उसने चैन की एक मील लंबी सांस ली और तभी उसे पीछे से एक धीमी व्यंग से भरी आवाज सुनाई दी। गुड आइडिया। शायद तुम्हें पका रही थी, नहीं? आरुष पलटा। एक पल को तो उसे लगा कि वो कोई मॉडल या टीवी एक्टर है। कुछ पल बाद उसे समझ आया ये वही था, इंस्पेक्टर विनय, बिना वर्दी के एक सूट में। नहीं सर, वो बस एक्चुअली। चिल, विनय एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर धौल जमाता हुआ बोला। तुम यहाँ? विनय ने पूछा। आरुष ने देखा उसके हाथ में एक गिलास था। जूस है, मैं ड्रिंक नहीं करता, विनय बोला।
नहीं, वो मिस्टर गौतम डैड के पुराने क्लाइंट हैं, उनके बड़े क्लोज हैं। तो आरुष जल्दी से बोला। मिस्टर गौतम उस पार्टी के होस्ट थे। सर आप यहाँ? आरुष अटकते हुए बोला। वो पार्टी एक 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर की हैसियत से कुछ ज़्यादा ही भव्य थी, और जितना वो विनय को जानता था, वो इस तरह की पार्टियों में शिरकत करके मुफ्त की शराब गटकने वाला पुलिसिया लगता नहीं था। इस होटल की ऑनर मेरी भी बड़ी क्लोज है, विनय लापरवाही से बोला। क्या मतलब? आरुष शक पकाया। तभी एक अधनंगी सी शराब के नशे में धुत औरत वहां पहुंची। 40 की तो आराम से थी, पर 20 की लगने की कोशिश कर रही थी। शक्ल से ही बदमिजाज भी लग रही थी। विनय डार्लिंग, तुम बार बार किधर? स्टे विद मी ना बाबा। वो विनय पर ढेर होती हुई बोली, और विनय ने मौका देखकर उस पर अपना ग्लास उड़ेल दिया। ओह नो, गिव मी 10 मिनट्स बोलकर वो जल्दी से चली गई। विनय ने धीरे से आरुष को देखकर आंख मारी और वो भी चला गया। वो बाहर की तरफ जा रहा था, पार्टी से बाहर। जाने क्या माजरा था। आरुष को लग रहा था कि वो आंखें बंद करे और पलक झपकते ही हर कोई वहां से गायब हो जाए। उसे सबसे कुढ़न हो रही थी। वो अकेला रहना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की कई लड़कियां तो बस सान्या के वहां से हटने का इंतजार कर रही थी। अब उन सब ने आरुष को घेर लिया था। कोई बड़ी बात नहीं कि उन्हें उनकी मम्मियां भी सिखा पढ़ा करके लाई थी कि उन्हें पार्टी में आरुष से बात करनी ही है। आरुष सबके ऊपर दादू को ढूंढ रहा था। अब उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। मम्मी गुस्सा होती है तो होए, वो अब घर जाना चाहता था। वो लड़कियों से घिरा हुआ था, जबरन उनसे ही कर रहा था, और हर तरफ देख रहा था कि दादू मिल जाए। तभी थोड़ा कुछ तालियों का और थोड़ा लोगों के रोमांचित होने का मिला जुला स्वर उभरा, और आरुष के साथ साथ बहुत से लोगों का ध्यान ऑर्केस्ट्रा की तरफ गया। वहां दादू खड़े थे और उनके हाथ में एक कॉर्डलेस माइक था। बहुत से रोमांचित लोगों का समूह उन्हें घेरे खड़ा था, जो जोर जोर से उन्हें उकसा भी रहा था। आरुष ने देखा मम्मी और पापा बड़े असहज लग रहे थे, पर खुद आरुष मुस्कुरा दिया। दादू हमेशा ही पार्टियों की रौनक हुआ करते थे, और उन्होंने सुर छेड़ दिया, नखरेवाली, और सभी कोरस में साथ देने लगे। अब वो झूमते हुए आरुष के पास पहुंच गए थे, जिसका मूड काफी हद तक सुधर गया था, पर आसपास की लड़कियां जरा असहज हो गई थी। और गाते गाते दादू ने आरुष के कंधे पर हाथ रखा। दोनों की नजरें मिली। वो समझते थे, वो सब समझते थे, और दादू गाते हुए दूर चले गए। भीड़ अब भी उनके साथ झूम रही थी, और आरुष के चेहरे से एक बार फिर हंसी पुछ गई। एक बार फिर उसका मन दीपशिखा में उलझ गया। उसने कस के आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो एक बार फिर अंधेरा था, और एक सीमित रोशनी के दायरे में कुछ दूर खड़ी वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दीपशिखा। आरुष ने एक बार और पलकें झपकी और वो गायब हो गई। वो एक बार फिर उसी बोझिल से पार्टी में था, उस भारी भीड़ के बीच अकेला। पर दीपशिखा अब भी उसके दिल के किसी कोने में मुस्कुरा रही थी। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। आरुष अपने दादू से बहुत कुछ बताना चाहता था, कैसे उसे हर वक्त एक बेचैनी सी घेरी रहती थी। वो बताना चाहता था कि जब से वो मामा जी के घर से लौटा था, तब से ही न ठीक से सोया था, न अब ठीक से उससे खाया पिया जाता है। वो बताना चाहता था कि दादू का उसको उसके मामा के घर भेजने का प्लान सही नहीं था। वो बताना चाहता था कि भोला को बिंदु मिल के भी नहीं मिली थी। वो बताना चाहता था कि तब से लेकर अभी तक कितना कुछ बदल चुका था। पर जब वो ये सब बताने दादू के पास गया तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसे लगता वो अकेला ही ठीक था। इस बार उसकी जो समस्या थी उसका दादू भी कुछ नहीं कर सकते थे। समझ सकता हूँ निक, मैं समझ सकता हूँ दोस्त की किस मजबूरी ने तुमसे वो सब करवाया होगा। हाँ, ये भंवर जाल ही है ऐसा, कोई कैसे बचे इससे आखिर। आरुष अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। आधी रात होने को आई थी, पर आंखों में नींद का नामो निशान न था। अंग्रेजी गाने, गगन लहरी के नॉवेल सब आजमाए उसने, पर नींद न आई। वो करवटें बदलता रहा और अंत में एक बेचैन सी नींद सो गया। रात भर उसके सपने में दीपशिखा थी, जो कभी रचना, कभी सान्या, तो कभी टूटी गर्दन वाली प्रेत में बदल जाती थी। और वो उठ जाता। जब सोता तो फिर कोई बेहुदा सपना उसका इंतजार कर रहा होता। कभी वो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता जिसमें खिड़कियां ही खिड़कियां होती, और हर खिड़कियों में दीपशिखा उसे देखकर मुस्कुरा रही होती।
पर इन बेहुदा सपनों के अलावा एक और विचार था जो उसे परेशान किए हुए था। एक विचार जो स्पष्ट भी नहीं था, वो उसके अवचेतन मस्तिष्क में रह रह कर घूम रहा था। और अचानक आरुष झटके से उठ बैठा। वो बिस्तर से जल्दी से उतरा और अपना दराज खंगालने लगा और उसे वो मिल गई, दीपशिखा की फेंकी हुई चिट्ठी। इस बार बिना कोई देर किए आरुष ने उसे खोज ही लिया। उसके कांपते हाथों में वो चिट्ठी थी और भारी रोमांच के हवाले वो उसे पढ़ रहा था। चिट्ठी खत्म करके वो वहीं फर्श पर बैठ गया और दोनों हाथों में सर थाम लिया। वो हंस रहा था और सुबक भी रहा था। मैंने कुछ नहीं किया प्रोफेसर, जो किया दीपशिखा ने किया। निक ने अपना अतीत बदला था ना, इसने तो अपना भविष्य ही बदल डाला। आरुष ने नाक सुड़की। वो अपनी आंखें पोंछता हुआ मुस्कुराया। वो रो नहीं रहा था। कुछ था जो 10 दिन से उसके अंदर बर्फीले जहर की तरह जमा हुआ था, वो जो अब पिघल कर आंखों के रास्ते बह रहा था। हाँ, कुछ दिनों के लिए तो वो सुरक्षित ही है, क्योंकि वो चिट्ठी वहाँ नहीं पहुँची जहाँ पहुँचनी चाहिए थी। वो ऐसी जगह फंसी थी कि अब इसकी संभावना भी नहीं थी, क्योंकि अतीत में दखल तो हो ही चुका था। नहीं, शायद अब वो उस फिल्म का हिस्सा ना बने, आरुष कांपती आवाज़ में बोला। वो बार बार उस चिट्ठी को पढ़े जा रहा था और राहत में दिख रहा था, और राहत की वजह थी वो चिट्ठी जो उस एक खिड़की के जरिए 2019 में आकर गिरी थी, पर उसे उछाला तो 1960 में गया था ना। चेतावनी, शाम 6 बजे के बाद प्रवेश निषेध है। जबरन प्रवेश करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन। वो एक उजाड़ सा जंगल था। एक पगडंडी के जरिए वो उस पुराने छोटे से लोहे के जंग खाए बोर्ड तक पहुंचे थे, जिस पर वो आधिकारिक चेतावनी दर्ज थी। आबादी के नाम पर उस वक्त वहाँ चिड़िया का बच्चा भी नहीं था। कैमरा उस बोर्ड से होता हुआ उसके पीछे का नज़ारा दिखाने लगा, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक प्राचीन महल की आकृति दिखाई दे रही थी। वो उस बोर्ड से लगभग 20-25 मीटर की दूरी पर स्थित था। वो एक टूटा फूटा सा पथरीला महल था, जहाँ कभी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, पर अब उसकी दरकती धसकती दीवारों का कोई भरोसा नहीं रह गया था। इसीलिए वो अधिकतर वीरान ही पड़ा रहता था। अभी कुछ ही महीने पहलों की बात है, जब एक प्रेमी जोड़ा वहाँ चोरी से अंदर घुस गया था। अंदर अजीब सी भूल भुलैया थी। लड़की तो कुछ दिनों बाद मिल भी गई, पर लड़का आज तक लापता है। वो पहला किस्सा नहीं था किसी के वहाँ से गायब हो जाने का। ऐसा पहले भी हो चुका था, इसीलिए कोई वहाँ जाता भी नहीं था। वहाँ के भूतिया किस्से मशहूर थे। क्या सच था ये कोई नहीं जानता, पर कुछ तो था जो वो महल वीरान होकर भी वीरान नहीं लगता था। हर वक्त वहाँ किसी के ठीक पीछे होने का एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पर कुछ लोगों का काम ही रोंगटे खड़े करना है, पहले तो खुद के और बाद में दूसरों के। ऐसे रहस्यों को सूंघते फिरने वालों का कोई इलाज नहीं, फिर चाहे वो रहस्य कहीं भी क्यों न दफन हो। उसका नाम विराट था, जो उस घड़ी वहाँ मौजूद था। वो उस बोर्ड से होता हुआ आगे महल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ऊंचे पेड़, झाड़ीदार जंगल, चट्टानें और वो उबड़ खुबड़ रास्ता, सब मिलकर 80 के दशक की रामसे ब्रदर्स वाली फिल्मों की यादें ताज़ा कर रहे थे। अब वो उस महल की पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़े जा रहा था। पीछे शायद कैमरामैन था जो उसे कवर करता जा रहा था। महल के मुख्य दरवाजे पर आकर विराट कैमरे की तरफ पलटा। अभी हम महल के मुख्य दरवाजे पर है। इसके अंदर जो भी होगा वो मेरे साथ भी पहली बार होगा। तो दोस्तों, ये वही दरवाज़ा है जिसके पार जाकर बहुत से लोग गायब हो गए। तो क्या आप चाहते हैं मैं भी अंदर इस महल में कदम रखूं? क्या सचमुच? वो बातों में जबरन रहस्य रोमांच घोलता हुआ बोला, जैसे अंदर कदम रखते ही कोई पिशाच उसे धर दबोचने वाला हो। इस वक्त ठीक शाम के 5:15 बजे हैं और वो अपने घड़े की तरफ इशारा करता हुआ बोला, 6 बजे तक हम यहाँ से बाहर होंगे। इसका मतलब ये दोस्तों कि अगले 45 मिनट में हम इस महल को अंदर से देखेंगे। क्या है यहाँ पर? कितनी सच्चाई है उन अफवाहों में जो इस महल को लेकर फैली हुई है? क्या सच में ये महल श्रापित है? तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे आपके रहस्यों से भरे ये 45 मिनट। बोलकर वो महल में प्रवेश कर गया। अंदर कोई पिशाच नहीं था, बल्कि महल का प्रांगण था। उसे पार करके वो दूसरे बड़े और मुख्य द्वार तक पहुंचा, जो बहुत ऊंचा था। अब वो एक लंबे गलियारे में था, जिसे पार करके वो एक विशाल आंगन जैसी जगह पर पहुंच गया था। पूरा महल उस गोल आंगन के चारों तरफ बड़े ही सुनियोजित ढंग से बना हुआ था। वो अनगिनत छोटे बड़े पत्थर के बने खंभों पर टिका था।
कुछ देर तक वो इस एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा, उस महल के इतिहास, शिल्प वगैरह की जानकारी देता रहा। फिर कुछ हुआ। अचानक ही वो ज़ोर से चीखा, वहाँ वहाँ कोई है। देखा भी मैंने। अरे कैमरा उधर फोकस करना स्टूपिड, मुझे क्या दिखा रहा है? वो अपने कैमरामैन पर झल्लाते हुए बोला। उसके चेहरे पर अब हवाइयाँ उड़ रही थी। कैमरा उस ओर मुड़ गया। उस वक्त विराट उस महल के एक गोल हॉलनुमा कमरे में था और बुरी तरह से डरा हुआ दूसरी मंजिल के एक झरोखे की तरफ इशारा कर रहा था। उस झरोखे से ढलते हुए सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। कैमरा अभी उस झरोखे को दिखा ही रहा था जब वो रोशनी थोड़ी प्रभावित हुई, मानो कोई हलचल हुई हो उस झरोखे के पीछे, कोई गुजरा हो उस रोशनी के आर पार। ओ गॉड, यहाँ का टेम्परेचर अचानक ही गिरने लगा है और अजीब सी महक भी उठ रही है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कैसी आवाज़ें आ रही है जिनका कोई सोर्स नहीं समझ रहा। ओ नो, 7 मिनट में 6 बज जाएंगे, हमें निकलना होगा यहाँ से। वो भयभीत स्वर में बोला और हड़बड़ाते हुए महल के बाहर जाने लगा। नो 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 नो, क्या हो रहा है ये? आखिर हो क्या रहा है? हम तो फिर उसी कमरे में आ गए, हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए चीखा और विक्षिप्तों जैसी हरकतें कर रहा था। वो शायद भूल चुका था कि वो वहाँ वीडियो बना रहा था। वो बार बार उसी कमरे में पहुँच जाता जहाँ से उसे वो झरोखा दिखता। मैं फंस चुका हूँ, हाँ मैं फंस चुका हूँ। अब तो एकाएक कहीं से चीखने की आवाज़ आई और साथ ही ज़ोरदार धम्म की आवाज़ आई। कैमरा एक झटके से छत की तरफ स्थिर हो गया। शायद वो हाथ से छूट गया था। कुछ सेकंड बाद पूरा दृश्य अंधेरा हो गया, पर अंधेरा होने के पहले पूरा दृश्य, कैमरे का फोकस नक्काशीदार छत पर था, पर साथ ही एक कोने में उस झरोखे का भी एक हिस्सा दिख रहा था और दिख रही थी एक स्याह आकृति वहाँ से नीचे झांक रही थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।